Very good morning. Very good morning all of you. कैसे आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। हमारा जो टॉपिक था मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर है? हमारा जो टॉपिक था मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने कहा था सब मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने फॉर्मूले कुछ बेसिस समझे थे। आप मुझे एक बात और बताएंगे, आपने कल मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, उससे क्या आपके माइंड में ये डेवलप हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मार्जिनल? इस मार्जिनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे कि इस मार्जिनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हाँ, ये कह रहे सर मार्जिनल वर्ड का मीनिंग होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब अर्निंग होता है। हाँ, साक्षी बिल्कुल सही कह रही है, एडिशनल। कृष्णा एडिशनल। सुभाष अर्निंग नहीं, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, मतलब वन चेंजेबल। आप ऐसा कह सकते हो कि चेंज, दैट इज इंक्रीज, डिक्रीज, तो वो है मार्जिनल। मार्जिनल तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि मार्जिनल और वेरिएबल एक ही चीज है? कि वेरिएबल का मतलब भाई मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, या मार्जिनल का मतलब है एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, या एक यूनिट कम बनाओ, या एक यूनिट ज्यादा बनाओ, आपकी कॉस्ट में कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। कि आप कहते हो साहब हम अभी 100 यूनिट बना रहे हैं, 100 से 101 बनाई, तो ये एक यूनिट बढ़ाने से हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई, या फिर एक यूनिट हमने 99 बनाई तो हमारी कॉस्ट कितनी कम हुई, दैट इज मार्जिनल इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या, और यही फर्क तो होता है भाई, आप 100 बना रहे हो, 100 से 101 बनाओगे तो जो चेंज होगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही तो होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो प्रोडक्शन कम करने से और प्रोडक्शन ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार्जिनल का मतलब होता है जो चेंज किया गया, चेंज का मतलब ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट मोरोवर इज सेम विद वेरिएबल कॉस्ट। ओके, क्लियर है? यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। कल तक हमने जहां पढ़ा था, हमने बात की थी साहब, हमने सबसे पहले देखा था मार्जिनल कॉस्ट शीट, हमने बना ली। मार्जिनल कॉस्ट शीट के बाद सेकंड हमने देखा मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, वो भी हमें पता चल गया। मिनिमम सेलिंग प्राइस के बाद आपने देखा ब्रेक इवन पॉइंट, फिर आपने देखा ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाला इन यूनिट्स देखा, फिर ये वाला इन वैल्यू देखा। इन वैल्यू निकालने के लिए आपको पीवी रेशियो की भी जरूरत पड़ी। तो हमने अभी तक 5 चीजें लिख ली थी फॉर्मूला वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वर्ड में। हमने 5 चीजें लिखी है मार्जिनल कॉस्ट में। इन पांचों चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अपन आगे चलते। चंचल नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
एकता, नो कंफ्यूजन। ठीक, चलिए अब सबसे पहले तो आप एक सिक्स्थ फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला नंबर 6। उसी के बाद फॉर्मूला नंबर 6 किस चीज का है? फॉर्मूला नंबर 6 भी पीवी रेशियो का ही है। फॉर्मूला नंबर 6 भी किस चीज का है? पीवी रेशियो का। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला लिखिए, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके नीचे स्टार बना के लिखिएगा, when 2 period information is given and contribution not given। तो बोले ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब दो अलग अलग पीरियड की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हो, आपको ये नहीं बता रखा हो कि इस पीरियड में सेल कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है। आपको दो अलग अलग पीरियड की इंफॉर्मेशन दे रखी हो और उस इंफॉर्मेशन से आपको पीवी रेशियो निकालना हो। इसके ऊपर स्टार मार्क कर दे। यहां तो हमने लिखा ही है, आप यहां कुछ भी साइन लगा दें, आपको जैसा समझ में आए कि हमने अभी तक इसको समझा नहीं है, हम इसको डिटेल में दोबारा से समझेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 हमारे काम का था। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसको हम उसी के साथ में समझेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये केवल आपको लिख के छोड़ना है क्योंकि हमारे पीवी रेशियो के सारे फॉर्मूला एक जगह हो जाए, इसलिए हमने अभी लिख के लिखा दिया है आपको। अभी ये समझ नहीं रहे हैं, समझेंगे इसको आगे चल के। ओके, हटा दो ये वाला, मुझे इससे। सभी ने नोट कर लिया बेटा? यस। चलिए अब बात आती है, चलिए कल वाली डिटेल पे ही चलते हैं, कल वाली जगह पे ही चलते हैं। मैंने कहा साहब मैंने एक शॉप ओपन कर ली, शॉप ओपन करने के बाद पहले 1 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। क्यों दिक्कत नहीं हुई? महीने वाले दिन जितना किराया चुकाना होता था उतने पैसे पापा लाके दे देते थे। बड़ा आराम से जिंदगी कट रही थी। वो कहते हैं ना, कट रही है साहब मस्ती में, कटती चली गई। 1 साल बाद उन्होंने किराया देना बंद कर दिया, तो 2 3 4 महीने तो दोस्तों के सारे जिंदगी कटती रही। फिर उनसे पास से भी पैसा मिलना बंद हो गया। तो जब उनके पास से भी पैसा मिलना बंद हो गया तो मैंने थोड़े एफर्ट्स करने स्टार्ट किए। कितने एफर्ट्स किए? ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के। एक बार ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट आने लग गया, बोले आराम से दोबारा कटने लग गए, कोई टेंशन नहीं है। पूरे दिन काम करते हैं, उससे उतना पैसा कमाते हैं जितना महीने के लास्ट वाले दिन किराए वाले को चुकाना है, शाम को घर जाके खाना खा लेते हैं, वो तो फ्री में मिलता ही है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर, उस खाने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर क्या करें? फिर आगे चल के क्या करना पड़ेगा? तो हमने कहा साहब एक और समस्या है। थोड़े दिन बाद मैंने कहा था ना, ये हमारे जो पापा लोग हैं ना, जो ये बड़े लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। तो इन्होंने हमको क्या कहा? उन्होंने हमको कहा कि देखो बेटा, सीधे सीधे नहीं कहते, कहते देखो बेटा आजकल ये पैसे ये भी लग रहे हैं, ये भी लग रहे हैं यार, मुझे हर महीने ये क्या होता है कि आजकल ये पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है, तो ये पेमेंट तुम कर दिया करो।
ये लो साहब, अब मुझे पता चला कि एक 50,000 रुपए का पेमेंट होता है जो घर के एक्सपेंसेस का होता है, वो पेमेंट इस महीने से मुझे करना है। ये लो साहब, वो पेमेंट किसे करना है? वो पेमेंट मुझे करना है। इसका मतलब अल्टीमेटली घर वालों ने क्या कह दिया कि अपना खर्चा तो चुकाना ही चुकाना है, 50,000 रुपए आपको हर महीने हमें भी देने हैं। देने हैं या नहीं देने? क्लियर और नॉट? समझ गए मेरी बात? तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे, मेरे सामने समस्या क्या होगी, मुझे 50,000 की तो फिक्स कॉस्ट कमानी है, प्लस 50,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाना है। इस प्रॉफिट को क्या बोल दिया जाता है? ये 50,000 उन्होंने अपनी मर्जी से तो डिसाइड किए, तो इसको बोल दिया जाता है डिजायर्ड प्रॉफिट। किसा 50,000 रुपए तो आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए, क्योंकि पहले तो भैया उसको तो देना ही देना पड़ेगा, और वो कॉस्ट जब आप पूरी पे कर दो तो उसके बाद में आपको क्या चाहिए? उसके बाद में आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर? तो अब आप जो टारगेट बनाओगे वो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बनाओगे या 50,000 रुपए कमाने के लिए बनाओगे? देखो, फिक्स कॉस्ट अगर केवल 50,000 रुपए कमाओगे तो फिक्स कॉस्ट कवर होगी। फिक्स कॉस्ट कवर होगी मतलब कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आओगे। लेकिन हमें क्या 50,000 रुपए पापा को भी देने हैं, और उनको 50,000 देने हैं, मतलब मुझे 1 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछता है? अब इसको भी तो कोई नाम देना पड़ेगा, इसको कोई नाम देना पड़ेगा। तो वो आपको क्या कहता है कि साहब अब आप 50,000 रुपए तो कमाने वाले थे फिक्स कॉस्ट के, 50,000 रुपए कमाने हैं आपको डिजायर्ड प्रॉफिट के। एक यूनिट से, वही 5,000 वाली यूनिट, मान लो आप एक यूनिट बेचते हो, केवल 5,000 रुपए वाला ही प्रोडक्ट बेचते हो, तो 5,000 रुपए में बेचते हो, कंट्रीब्यूशन आता है 2,000, तो डिवाइडेड बाय 2,000, मतलब आपको पूरे महीने में कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी? कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी? 50 यूनिट्स। तो सर इस फॉर्मूले को फॉर्मूला बनाओ ना। कैसे बनाए? मैंने कहा पहले 50,000 क्या थे? पहले 50,000 थे फिक्स कॉस्ट। फिर बाद वाले 50,000 क्या थे? वो था डिजायर्ड प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय ये 2,000 क्या था? 2,000 था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सर इससे आंसर आएगा, वो क्या आएगा? तो उसे कहते हैं बेटा रिक्वायर्ड प्रॉफिट, सॉरी रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी। मतलब आपको क्वेश्चन अचानक से कह देगा कि बताओ हम 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी या कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? क्वेश्चन कह देगा नहीं नहीं हम 25,000 रुपए कमाना चाहते हैं, बताओ कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो ये कहता है रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। आंसर किस में आएगा? ये आंसर आएगा यूनिट में। डेट इज योर फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7। ओके, फटाफट से नोट कर लो। रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो कितनी सेल करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 8, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक से ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट बेचते हो
या आपको ये पूछा है कि आपको आंसर यूनिट में नहीं देना, आपको आंसर वैल्यू में देना है, तो कैसे निकालोगे? तो आपने कहा रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, दैट इज इन वैल्यू। अगर यही आंसर आपको वैल्यू में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दोगे? मैंने आपको कहा था अगर यूनिट में आंसर पूछा हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपको आंसर वैल्यू में पूछा हो तो पीवी रेशियो। ये लो सर, खत्म। तो दोनों फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 8। जल्दी से बताओ भाई। यस सर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात और बताइए, मैं आपसे एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं। आप ये बताइए कि आप सेफ कब होते हो? कब सेफ होते हो? बताएं, आप कब सेफ है? किस सेंस में सर? सेंस तो कोई भी हो सकता है भाई। कोई पर्सन सेफ कब होता है? जब मैं कहता हूं उसे नुकसान नहीं हो रहा हो तो वो सेफ होता है। यस सर। भाई आपसे पूछा जाए आप सेफ हो क्या, आप कहते हो हाँ, तो मैं कहता हूं कैसे? बोले मुझे कोई नुकसान नहीं है। भाई आप क्या कहोगे? मैं आपको पूछूं आप सेफ हो क्या, आप बोलते हो हाँ, मैंने कहा कैसे? बोले मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो जब आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है तो आप सेफ होते हो। क्लियर? मतलब आप अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं तो आप सेफ है। यस और नॉट? अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं इसका मतलब आप सेफ है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आप कितने सेफ है, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, आप कहते हो हम सेफ है, आप कितने सेफ है, ये कैसे पता चलेगा? भाई आज एक बात समझो कि अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं हम तो सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि हम उससे बहुत दूर है, हम उससे बहुत दूर है। उस युद्ध का हमारे लाइफ पे अभी कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। लेकिन अगर आप यूक्रेन में होते तो आप सेफ होते या नहीं होते? नहीं नो। होते। या फिर देखते आप वो यूक्रेन में कहां पे हो, उससे फर्क पड़ता। अगर आप कीव में होते तो आप बहुत ज्यादा रिस्क पे होते। यस और नॉट? तो इसका मतलब मैं कहता हूं साहब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे है तो आप कितने सेफ है? मैं आपसे पूछा आपकी सेफ्टी का मार्जिन कितना है? अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि नहीं नहीं आप इंडिया में हैं और जो वो हो रहा है आपका वॉर हो रहा है वो यूक्रेन में हो रहा है, तो यार वो तो हमसे सर 20,000 किलोमीटर दूर है। अब अगर वो आपसे 20,000 किलोमीटर दूर है तो आपका सेफ्टी मार्जिन हो गया 20,000 किलोमीटर। अब आप है ब्रेक इवन पॉइंट पे और मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कितने सेफ है। मतलब अगर आपकी सेल 1 रुपए से भी कम हुई या आपकी सेल 1 यूनिट भी कम हुई, आप पे लॉस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। इसका मतलब आपका सेफ्टी मार्जिन कितना है? आपका सेफ्टी मार्जिन है 0। क्लियर? तो आपसे अगर ये कहा जाए कि भाई आपका सेफ्टी मार्जिन बताओ, तो सेफ्टी मार्जिन कब आएगा?
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपकी एक्चुअल सेल माइनस आपकी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल, आपकी एक्चुअल सेल में से आपकी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल को माइनस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे शॉर्ट में कहते हैं MOS, दैट इज एक्चुअल सेल माइनस BEP सेल्स। क्लियर है साहब? मैं कहता हूं मेरी सेल जितनी हो रही है वो ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर हो रही है, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0। अब मैं कहता हूं साहब मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया था 25 यूनिट, जबकि मेरी एक्चुअल सेल हो रही है 30 यूनिट्स। तो अब मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 5 यूनिट। मतलब अगर मेरी सेल 5 यूनिट तक भी कम हो जाती है तब तक मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा कम हो जाए, उससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा कम हो जाए तो मेरा नुकसान स्टार्ट हो जाएगा। तो समझे या नहीं समझे? अब सर अगर ये आंसर यूनिट में निकालना हो तो एक्चुअल सेल भी किस में ले लो? इन यूनिट्स। और बीपी सेल भी किस में निकाल लो? इन यूनिट। अगर आपको ये आंसर चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में चाहिए? इन वैल्यू में चाहिए। अगर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको वैल्यू में चाहिए तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। वैल्यू किस में लिख दो? ये लिख दोगे साहब इन वैल्यू, और ये भी आप लिख दोगे इन वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में कैसे निकालते हैं और यूनिट में कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीजें हम सीख चुके हैं। तो आपके पास टोटल 10 फॉर्मूला हो चुके हैं। मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत है? सर हाँ सर एक बार रिपीट करना ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, एक बार रिपीट करूं? मुझे एक बात बता, वापस से मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं कि भाई तू सेफ कब होगा? जब तुझे कोई नुकसान नहीं हो। यस सर। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या कोई प्रॉफिट या लॉस होता है? नो सर। मैं कहता हूं प्रॉफिट की बात मत करो। क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई लॉस होता है? नो सर। नहीं होता। इसका मतलब तुम ब्रेक इवन पॉइंट पे हो तो तुम सेफ हो। यस सर। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हल्का सा भी नीचे गए तो नुकसान में आओगे या नहीं आओगे? नुकसान होगा सर। नुकसान होगा। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे तुम्हारा सेफ्टी मार्जिन 0 है। ब्रेक इवन से जरा सा भी नीचे की तरफ हिले तो नुकसान हो जाएगा। यस और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब तुम्हारी सेफ्टी का मार्जिन, तुम तो एकदम पॉइंट नेक पे खड़े हो, सेफ्टी का मार्जिन 0 है। तो मैंने कहा ब्रेक इवन मार्जिन कब आएगा? जब तुम्हारी सेल ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा हो। यस और नॉट? यस सर। तो अब हमने कहा कि भाई तुम्हारा मार्जिन कितना है, तो आपने कहा कि जो आपकी एक्चुअल सेल है उसमें से ब्रेक इवन सेल को माइनस कर दो, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर दो। तो उसके बाद मतलब आपकी एक्चुअल सेल आपकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल से जितनी ज्यादा है आपका सेफ्टी मार्जिन उतना ही है। जैसे मैं कहता हूं अभी अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट आया था 50,000 डिवाइडेड बाय 2000, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट था 25 यूनिट। तो अगर आप 25 यूनिट सेल करते हैं तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे। लेकिन अगर आप 30 यूनिट सेल करते हैं तो इसका मतलब आप 5 यूनिट ज्यादा सेल कर रहे हैं। अगर आपकी सेल 5 यूनिट्स कम भी हो जाए तो क्या आपको नुकसान होगा क्या?
भाई 30 से कम होती होती है, अगर आपकी सेल 25 तक भी आ जाए तो क्या आपको नुकसान होगा? नो सर। नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका सेफ्टी का मार्जिन कितना है? आपका सेफ्टी का मार्जिन है 5 यूनिट्स, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं 30 यूनिट्स, जबकि एक आदमी 25 पे आके सेफ हो जाता है। इसका मतलब 5 यूनिट आपका सेफ्टी मार्जिन है। अगर कल को नुकसान भी होता है, मार्केट में लॉस भी होना स्टार्ट होता है, तो जब तक आपकी सेल 5 यूनिट कम होगी तब तक आपको नुकसान नहीं है। यस और नॉट? समझ गए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, कोई भी आदमी प्रॉफिट कब से कमाना स्टार्ट करेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया हमने। देखो, मैं वापस से एक बार शुरू से आपको एक लिंक में बांधता बांधता लाता हूं। सबसे पहले एक नया आदमी सोचता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो सोचता है यार शॉप किराए पे लेनी पड़ेगी, पैसा कहां से आए? तो बोले सबसे पहले पैसा पापा ने दे दिया। एक सेकंड वेट करना। हेलो। तो बोले पैसा कहां से आएगा? तो हमने कहा हाँ, पैसा कहां से आएगा? तो हमने कहा भाई पैसा कहां से आएगा? फिक्स कॉस्ट पापा दे देंगे। तो आपने कहा फिर हम ग्राहक कहां से लाएंगे? मैंने कहा मिनिमम प्राइस पे बेचना स्टार्ट कर दो ग्राहक आज। थोड़े टाइम बाद आपके पास ग्राहक आ गए, आपको वो टेंशन नहीं रही ग्राहक कहां से आएंगे। तो आपको चाहिए कि फिक्स कॉस्ट में ही कमाऊं। तो आपने सेलिंग प्राइस नॉर्मल सेलिंग प्राइस कर दिया, और आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के बाद आपने सोचा कि साहब मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी पर्सन प्रॉफिट कब कमाना स्टार्ट करेगा? जब वो ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल करेगा। ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल करेगा तब उसको प्रॉफिट होगा। क्लियर? यस और नॉट? यस सर। Yes. तो इसका मतलब किसी भी पर्सन, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में ही क्या स्टार्ट होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब प्रॉफिट भी स्टार्ट होता है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी स्टार्ट होता है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में। यस और नॉट? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। जो स्टार्टिंग पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है वो ही स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट का है। क्लियर? तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से आगे स्टार्ट होता है प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट के आगे स्टार्ट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा? किसी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। चलिए और क्लियर करते हैं इस बात को, मैं इनको हटा देता हूं। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है 25 यूनिट्स। मेरी एक्चुअल सेल है 30 यूनिट्स। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है 25 पे, मेरी एक्चुअल सेल है 30 यूनिट्स। तो बताइए मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 5 यूनिट्स। अगर आपसे पूछा जाए आपका प्रॉफिट कितना है, तो आप क्या बताएंगे? क्या 25 यूनिट तक आपने कोई प्रॉफिट कमाया था क्या? आपने No. 25 यूनिट से पे 2000 रुपीज के हिसाब से 50,000 रुपए कमाए, और वो 50,000 रुपए फिक्स कॉस्ट वाले को दे दिए। उसके बाद आपने 26 से लेके 30 तक की जो ये 5 यूनिट थी, इन 5 यूनिट पे 2,000 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यस और नॉट?
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस 5 को क्या मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल सकता हूं? क्या इस 5 को मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल सकता हूं? यस सर। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, तो क्या आप बता सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, मैंने तो वही बात लिखी है कि साहब 5 यूनिट पे 2000 रुपए के हिसाब से कमा रहे थे, तो 5 यूनिट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 2000 रुपए था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फॉर्मूला बन गया। यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन सा आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा इन यूनिट्स 1, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा इन यूनिट्स 1। क्लियर है साहब? फॉर्मूला नंबर 11 ऑटोमेटिकली बन गया। सर हाँ सर इन यूनिट और इन वैल्यू है, उसमें फर्क क्या था एमओएस में? अभी बात करते हैं। इन यूनिट और इन वैल्यू में फर्क ये था कि अगर आपने एक्चुअल सेल इन वैल्यू में लिखी है और ब्रेक इवन सेल इन वैल्यू में लिखी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में आएगा, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आएगा। और अगर आपने एक्चुअल सेल जैसे अभी हमने लिखी थी 30 माइनस 25, तो यहां पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया था वो 5 आया था। ये 5 वैल्यू थी या यूनिट थी? यूनिट। बस आंसर यूनिट में आ गया। तो अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। इसी तरह अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू में, तो आपको प्रॉफिट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? पीवी रेशियो से। ये बात हमने क्लियर कर रखी है कि अगर कहीं पे वैल्यू आएगी तो पीवी रेशियो आएगा, यूनिट आएगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगी। ये बात हमेशा गांठ बांध लो, पक्का? यस सर, बांधली। ठीक है साहब। तो ये हो गए आपके कितने फॉर्मूला हो गए? 12। क्लियर है क्या? कृष्णा कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? अभी तक के 12 फॉर्मूला में। अच्छा, अब कोई मुझे अचानक से पीछे से एक आवाज सुनाई दे जाती है कई बार कि सर अगर प्रॉफिट ही निकालना है तो पहले ही पहले वाला मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट भी दो। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। तो वो जो पहले ही पहले वाला फॉर्मूला था, सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, सर हम वहां से भी तो निकाल सकते हो। मैंने कहा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। लेकिन मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना तो आपको वेरिएबल कॉस्ट बताई हो, ना आपको फिक्स कॉस्ट बताई हो, ना आपको सेल्स बताई हो, सीधा ही दे दिया हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो, और आपको कहो प्रॉफिट बताओ, तो क्या आप बता सकते हो या नहीं बता सकते? यस सर। तो बस इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको बताया है कि ये फॉर्मूला वहीं से तैयार होता हुआ है। डन। चलिए, ये तो हो गए 12 फॉर्मूला। इन 12 फॉर्मूला के बाद हम 2-3 छोटे से फॉर्मूला और लिख के छोड़ रहे हैं, उनको अभी समझेंगे नहीं, वो अभी हमारे किसी काम के नहीं है। जब हम उन फॉर्मूला पे पहुंचेंगे तब उनको समझेंगे, अभी कोई मतलब के नहीं है, लेकिन लिख के इन्हीं के साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम फॉर्मूला को रिवाइज करें तो हमें अलग अलग जगह जाके नहीं ढूंढने पड़े, हमें सारे फॉर्मूला एक ही जगह पे मिल जाए। ओके, आपको केवल उन फॉर्मूला को लिख के छोड़ना है, लिख के छोड़ देंगे मेरे साथ।
फॉर्मूला नंबर 13, शट डाउन पॉइंट। फॉर्मूला नंबर 13 है शट डाउन पॉइंट। तो शट डाउन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? शट डाउन पॉइंट का फॉर्मूला है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये तो आ जाएगा इन यूनिट्स में। फिर अगला हो गया शट डाउन पॉइंट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट divided by PV ratio, that is in value। ये लो सर, ये दोनों फॉर्मूला अभी आपको नहीं समझने हैं, हम आगे चल के इन दोनों फॉर्मूला को क्लियर करेंगे। ठीक है साहब, दो मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही है, फॉर्मूला दो। ठीक है, एक और लिखें, दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपके ग्रुप 2 की कॉस्टिंग का पार्ट है, लेकिन हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? ये बोलता है साहब डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमने टोटल 15 फॉर्मूला लिखे हैं। 15 में से 4 फॉर्मूला ऐसे हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किए, बाकी सारे फॉर्मूला को विद कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए साहब, तो यहां तक का आपका सारा काम हो गया। अब आपको बात करनी है साहब सर क्वेश्चंस की। तो अगर आपको क्वेश्चंस की बात करनी है तो फटाफट निकाले कंपाइलर, कंपाइलर में फटाफट निकाले चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, इन नोट्स के बाद जहां तक आपने अभी तक लिखे है उसके बाद एक पेज और छोड़ दीजिएगा। अगर आपका सेकंड वाला पेज थोड़ा सा ही भरा है तो उसे पूरा छोड़ दीजिए। अगर सेकंड पेज पूरा भर चुका है तो उसके बाद का एक पेज छोड़ दीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर हमारे पास क्वेश्चन के बीच में आती जाएगी तो हम इसी के साथ में लिखते जाएंगे। क्यों लिखते जाएंगे? क्योंकि जब हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हमें सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे, हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे, फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे, हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। डन? फटाफट से आ जाए पेज नंबर 54 पे। पेज नंबर 54 सर 64 है। सॉरी 54 नहीं, 64 64 64
पेज नंबर 64, मार्जिनल कॉस्टिंग। मिल गया सभी को? हाँ जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको कुछ बातें समझाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द स्पोर्ट्स मटेरियल कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। आने वाले ईयर के लिए स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कुछ डेटा कैलकुलेट किया है फॉर द कमिंग ईयर। सेल्स, उनके हिसाब से सेल्स कितनी होने वाली है? 1 लाख यूनिट, और उसकी अमाउंट भी कितनी है? 1 लाख। मतलब एक यूनिट कितने रुपए में सेल होने वाली है? एक यूनिट सेल होने वाली है 1 रुपए में। क्लियर? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 1 रुपए। पक्का? हाँ सर। आगे कहता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40,000। इसका मतलब एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 40 पैसा। 1 लाख यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अगर 40,000 है तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 40 पैसा। फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपए, 50,000। तो मुझे बताइए एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितनी है? कनिका 50 पैसा, 0.50 0.50, ठीक है, 0.50 चंचल। अच्छा एक बार बताओ, मान लो मैंने यूनिट 50,000 बनाई होती तो इसका मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट 25,000 लगती। अगर मैंने 1 लाख की जगह 50,000 यूनिट बनाई होती तो मेरी फिक्स कॉस्ट 25,000 लगती। सर फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड रहती है। तो आप क्या मुझे ऐसा नहीं कह सकते थे कि सर फिक्स कॉस्ट यूनिट वाइज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट तो टोटली होती है? यस और नॉट? यस सर। सर फिक्स कॉस्ट अगर टोटल में फिक्स, सर अगर आपका काम क्या होता है, आपका हमेशा टारगेट ये होना चाहिए जब भी आपको फिक्स कॉस्ट की डिटेल दिखाई दे, आपका पहला टारगेट होना चाहिए मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट पता चल जाए। अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट वाइज दी भी गई है तो आप तुरंत उसे यूनिट से मल्टीप्लाई करें और आप उसे ढूंढे कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है। एक बार आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, अब आपको पता है साहब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है। और अगर आपको टोटली दी हुई है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसे बिना किसी रीजन के, अगर जब तक जरूरत ना हो, आप उसे पर यूनिट निकालने की कोशिश ना करें। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्योंकि वो यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अगर वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट आपको टोटल दे रखा है तो आप तुरंत क्या ढूंढेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट में चेंज होएगा तो वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज होगा। पक्का समझ गए मेरी बात? यस सर। तो इसका मतलब दो रूल बना लो अपने कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट ढूंढनी है और फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में ढूंढनी है। ओके, ठीक है साहब? यस सर। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। सेल्स बता दिया, वेरिएबल कॉस्ट बता दिया, फिक्स कॉस्ट बता दिया, फिर लिखा है फाइंड आउट पीवी रेशियो निकालिए, ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए। ये लो साहब, हमारा काम स्टार्ट कर दिया। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे, ये पूरा क्वेश्चन ये आपके लिए पूरे चैप्टर में एज ए बेस के रूप में काम आएगा।
ये अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपने आप में एक नहीं है, इसमें 10-12 क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला सॉल्यूशन नंबर 1। अब 1 का सॉल्यूशन करने के लिए पहले मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूं छोटा सा। किस चीज का बेटा? मैं बना देता हूं मार्जिनल कॉस्ट शीट। इससे मुझे कुछ बातें पता चल जाएगी। सर क्या पता चलेगा आपको? मैंने कहा देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा सेल्स थी 1 लाख रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट थी 40,000। तो मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन, पता चला कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000। इसमें से मैंने माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट 50,000, तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट 10,000। ओके सर, अब हम निकाल लेते हैं इसके जो आंसर निकाल लेते हैं, मतलब इसके ए पॉइंट का आंसर। ए पॉइंट में इन्होंने सबसे पहले आपसे पूछा था पीवी रेशियो बताइए। तो आपको पता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन आपका था 60,000, सेल्स आपकी थी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पीवी रेशियो हो गया 60%। यस और नॉट? पहला आंसर आ गया सर। फिर इन्होंने हमसे पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन, अब मेरे पास पीवी रेशियो अवेलेबल है सीधा सीधा, तो मैंने पीवी रेशियो से डिवाइड कर दिया। तो फिक्स कॉस्ट हमारी थी 50,000 रुपए, पीवी रेशियो था 60%, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया भाई? ब्रेक इवन पॉइंट आ गया ₹83,333.33। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट तो इन वैल्यू आए, ये ब्रेक इवन पॉइंट तो इन वैल्यू आया है। तो क्या हम ब्रेक इवन पॉइंट को इन यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं? मैं थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन। इन यूनिट्स निकाल सकते हैं सर, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी। डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, डिवाइड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। क्या आप मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता सकते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.60। सभी को अपने आप निकालना आ गया, मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि पर यूनिट की सेल माइनस पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। तो ये हो गया 83। अब ये 83 क्यों आए? क्योंकि एक यूनिट का सेलिंग प्राइस भी ₹1 है। तो ये हो गया 83,333.33 यूनिट्स। फिर इसके बाद इसने पूछा हमें साहब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। तो मैंने कहा अभी बता देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। तो एक्चुअल सेल कितनी है? एक्चुअल सेल है ₹1 लाख माइनस
ब्रेक इवन सेल है ₹83,333, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 16,666.67। अगर यूनिट्स में निकालना हो तो ये वैल्यू यूनिट्स में लिख दीजिए, सेम ही आएगी यहां तो। डन। तो ये तो आपका हो गया ए पॉइंट का आंसर। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए इसे तो। साक्षी क्लियर है, चंचल क्लियर है, सुभाष अरे डन नॉट डाइन, खाना खिला रहा है क्या तू मेरे को? ओके सर वो मीनिंग में लिखते टाइम चला। कोई नहीं यार, मैं तो ऐसे ही ढूंढता रहता हूँ, कोई हंसने का मौका भी तो चाहिए। प्रियांशी डन, अनुष्का डन। चलिए पॉइंट मेरे नंबर ऊपर बी, पॉइंट नंबर बी। बी पॉइंट क्या बोलता है? इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ। आपको इफेक्ट को इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करना है? फर्स्ट पॉइंट, मतलब आपको इनका इफेक्ट, जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं, आंसर है बी। बी के आंसर में आपको इफेक्ट चेक करना है। क्या कह रहे हैं? पहला इफेक्ट आपको क्या डालना है? मतलब ये सब अपने आप में अलग अलग पॉइंट है, ऐसा नहीं है सारे वन के अंदर के पॉइंट है। 1 2 3 ये सब अपने आप में अलग अलग पॉइंट, सब इंडिपेंडेंट। पहला पॉइंट, 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। फिजिकल सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वैल्यू या यूनिट? वैल्यू। अच्छा, फिजिकल सेल्स वॉल्यूम का मतलब वैल्यू या यूनिट है? यूनिट है सर। यूनिट आएगी भाई, फिजिकल यूनिट, यूनिट की बात होती, ठीक है ना? हाँ, तो फिजिकल सेल्स वॉल्यूम मतलब ये कहता है कि आप ये मान लो कि पहले जो 1 लाख यूनिट बिक रही थी, अब वो 1 लाख की यूनिट बढ़ के 1,20,000 हो जाएगी। आपको ये सारी कैलकुलेशन दोबारा से करनी। सर क्यों इतनी मेहनत कराते हो? बेटा ये मेहनत इसलिए करवाई जा रही है आपसे कि उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर फिजिकल केवल और केवल चेंज हो सेल की यूनिट्स में, तो फिर कौन सी चीज चेंज होती है और कौन सा आंसर चेंज नहीं होता है। मतलब क्या पीवी रेशियो में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या मार्जिन हो सकती है? अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे सेल की यूनिट 1 लाख से बढ़ा के 1,20,000 कर दूं, तो क्या मेरा पीवी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। कृष्णा कह रहे होगा। नहीं हो, नहीं होगा सर। अरे वाह, सुभाष कह रहा है नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, कृतिका नहीं होगा, बिल्कुल सॉरी कनिका, कनिका नहीं होगा। चलिए देखते हैं फटाफट से, फटाफट से देखते हैं। क्लियर करना है ना अपने को, यही काम फिर आपको करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं साहब, सॉल्यूशन नंबर बी का फर्स्ट पॉइंट करने लग गया मैं। अब उन्होंने कहा सेल, तो सेल पहले होती थी 1 लाख यूनिट, अब हो जाएगी 1,20,000 यूनिट, ₹1 के हिसाब से, तो ये हो जाएंगे 1,20,000। क्या यूनिट्स की सेल बढ़ेगी तो क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी टोटल में? मैंने कहा था वेरिएबल कॉस्ट आप तुरंत निकाल लेंगे पर यूनिट। अगर Yes, यूनिट बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, यूनिट कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.40, ये हो जाएगा साहब 48,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 72,000। फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 22,000। अब चेक कीजिए पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल।
तो कंट्रीब्यूशन 60,000 से बढ़ के हो गया 72,000। क्या सेल भी बढ़ गई? सेल भी बढ़ गई 1,20,000। तो क्या पीवी रेशियो में कोई चेंज हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? बोले सर जिस प्रपोर्शन में सेल बढ़ी है उसी प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, तो उतना ही कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर बात आई ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट में दो चीजें आती है, फिक्स कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज हुआ है? ध्यान से देखिए, आपको क्लिक हो जाना चाहिए था। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। नो सर। क्या पीवी रेशियो में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या ब्रेक इवन पॉइंट में कोई चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा। क्या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी में चेंज हो जाएगा क्या? मार्जिन ऑफ यस सर। सेफ्टी हो यस सर। जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तो वही है और एक्चुअल सेल चेंज होगी। ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही है और एक्चुअल सेल चेंज हो गई। एक्चुअल सेल हो गई 1,20,000, तो ये हो गया साहब 36,000। क्लियर? हाँ भाई, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर बी का फर्स्ट पॉइंट। सॉल्यूशन नंबर बी का फर्स्ट पॉइंट। तो देखो, मेरा एक रूल सेट हो गया कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर केवल फिजिकल यूनिट्स में चेंज होता है तो ना तो ब्रेक इवन पॉइंट में फर्क पड़ता है ना पीवी रेशियो में फर्क पड़ता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेंज होता है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेंज होगा तो प्रॉफिट भी चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो देखो, प्रॉफिट पहले 10,000 था 22,000 हो गया। क्लियर है? डन सर। डन। तो अब इसी का सेकंड पॉइंट, इसी सर वॉल्यूम कट गया। फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। फिजिकल सेल्स वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया मतलब 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। अब क्या करें साहब? फिजिकल सेल्स वॉल्यूम में 20% डिक्रीज हो गया, अब क्या करें? तो भाई 1,20,000 की जगह 80,000 कर दो, फिर दोबारा से कैलकुलेट करो। कर सकते हो या नहीं कर सकते? यस सर। यस तो सर। ऐसे ही आपको आज का आपका होमवर्क क्या है, इसमें आपको 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 9 पॉइंट्स में से हमने ए कर लिया, बी का पहला पॉइंट कर लिया। आपको सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और सब अपने आप में अलग अलग पॉइंट्स है। किसी पे ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला करो तो फिर पहला वाला भी साथ में दिखा रहे हो, ऐसा नहीं। उस स्पेसिफिक पॉइंट का इंपैक्ट दिखाना है। ठीक है? ऐसा करते करते आपको सारे ट्राई करने हैं। किसी में भी आपको कंफ्यूजन आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके? बताना, हाँ, लास्ट पॉइंट है ना इसमें। वो तो ट्राई कर, पहले बात कल करेंगे। कौन सा नहीं है, डाउट्स कल बताऊंगा। ठीक है? चलिए, तो आज आपका यही होमवर्क है। आफ्टर 5 मिनट्स आप दोबारा ज्वाइन करेंगे एफए के लिए। ठीक है?